ओके, तो चलिए आज हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। याद रखिएगा कि इसका दो और नाम है। इसे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं और इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप जान पाए कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है और इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं, जिसे आप आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कि कैसे आप पहचान पाते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो चलिए इसके लिए आप पहले से जानते भी होंगे कि क्रिया के अंत में क्रिया क्या होता है। तो जाना, खाना, हंसना, पीना, रोना, ये सभी क्रियाएं कहलाती है। तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि लगा रहे। यानी यदि किसी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ इत्यादि लगा रहे, तो वो जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का कहा जाता है। तो ये तो पहचान हो गया। बेसिकली आपको एक चीज़ और जानना होगा कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये उस चीज़ का बोध कराता है कि कोई काम चल रहा है यानी जारी है। जब आप कहते हैं कि वह खेल रहा है यानी उसके खेलने का काम जारी है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का काम जारी है। आप वीडियो देख रहे हैं यानी आपके वीडियो का देखना जारी है। मतलब साफ है कि जब आप क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ये सब लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि काम अभी जारी है। और जब ये पता चले कि काम जारी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर होते हैं बनावट, जिसके आधार पे आप इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद एम, इज, आर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। याद रखिएगा ये तीनों में से कोई एक ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर V4 का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो एम, इज, आर होते हैं। ये सभी के सभी जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, जिसका कि आपका बेसिकली प्रयोग देखने को ज़्यादातर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में मिलता है। लेकिन ऐसे आपको ये पता होना चाहिए कि बिना हेल्पिंग वर्ब के इसके अफर्मेटिव भी नहीं बनते, मतलब सकारात्मक वाक्य में भी ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। चलिए अब देखते हैं फिर कि V4 क्या होता है। तो याद रखिएगा कि V1 में जब आप ING लगाते हैं तो V4 बनता है। जैसे V1 हो गया प्ले, आप उसमें लगा दीजिए ING तो ये बन गया प्लेइंग। तो ये जो प्लेइंग है ये आपका V4 कहलाता है। इसी तरह से आप गो में ING लगा देंगे तो बन जाएगा गोइंग, वो भी V4 हो गया। इसी तरह से रीड में आप ING लगा देंगे तो बन जाएगा रीडिंग, वो भी आपका V4 हो गया। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब आप V1 में ING लगाते हैं तो V4 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो बन जाता है V4। ये भी आपको जानना होगा कि एम जो लगाते हैं जब सब्जेक्ट के जगह पे आई रहे तो एम का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, सी,
इट या कोई एक नाम रहे तो इज का प्रयोग होता है, और इसके अलावे जो भी आएगा वो आर लेगा। मतलब चाहे वो वी हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए, या नेम्स कहने का मतलब एक से ज़्यादा नाम आ जाए तो फिर आर का प्रयोग होता है। तो ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप देख लिए। अब आगे हम लोग ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। यदि दिया हुआ है कि वह घर जा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, तो सब्जेक्ट आपका ही, फिर एम इज आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो चूंकि ही है तो ये इज लेता है, इसलिए आपका इज हो गया। फिर जाना का भी फोर, तो आपको पता है कि गोइंग होता है, जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। फिर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका घर है, इसलिए यहाँ पे आपका होम हो जाएगा। यानी आपका ट्रांसलेशन तैयार हो गया है। वह घर जा रहा है तो ही इज गोइंग होम। फिर देखते हैं इसका निगेटिव, वह घर नहीं जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। क्योंकि ये सिर्फ निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ निगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। ही इज नॉट, बाकी जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, गोइंग होम। अब इसका फिर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो मैं बता चुका हूं कि जो मेन सेंटेंस होता है पहला वाला, जिसे वह घर जा रहा है, इसकी शुरुआत में आप क्या लगा देंगे तो क्वेश्चन की शुरुआत हो जाएगी। क्या वह घर जा रहा है? चूंकि क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में देना होता है। और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ऐसा रूल है कि जब भी क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा। तो देखिए, चूंकि क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अब सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगा। तो चलिए, चूंकि सब्जेक्ट वह है इसलिए इज आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज ही गोइंग होम। चूंकि क्वेश्चन है इसलिए इंग्लिश सेंटेंस में भी आपको क्वेश्चन मार्क देने होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये किस तरह बनाया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 तक आपका हो गया है। फिर अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह घर नहीं जा रहा है? तो चलिए देखिए, क्या वह घर नहीं जा रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो मैं पहले बता चुका हूं कि चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले आएगा, और वह का हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा। चूंकि निगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाते हैं, या अगर आप चाहें तो इजंट कर सकते हैं। इसे इज नोट को मिला करके आप इजंट कर सकते हैं, फिर ही कर सकते हैं, या अलग अलग में सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएंगे। इज नॉट ही आप नहीं कर सकते हैं। तो इज ही नॉट, फिर आपका गोइंग, घर है तो होम, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने बताया था कि जब आप क्वेश्चन बनाइए तो क्यों, कब, कैसे, कहाँ लगा के बनाइए। तो चलिए, आपका जो मेन सेंटेंस था वह घर जा रहा है, उसमें क्यों लगा देंगे तो वो बन जाएगा वह घर क्यों जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। और मैं पिछले क्लास में चर्चा किया हूँ कि जब सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये सब आ जाए तो सबसे पहले उसी को लिखा जाता है, क्योंकि उसी को प्रधानता दिया जाता है। तो चलिए, क्यों है तो क्यों को पहले कर देते हैं, तो व्हाई। फिर चूंकि अब सब्जेक्ट नहीं लाना, चूंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब सब्जेक्ट आता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। तो व्हाई, अब हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट ही।
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही तवीज़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो व्हाई इज़ ही, अब आपका मेन वर्ब आ जाएगा गोइंग, फिर घर है तो होम हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर इसी का निगेटिव बनाते हैं, वह घर क्यों जा रहा है, तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वह घर क्यों नहीं जा रहा है। चूंकि इसमें भी क्यों है इसलिए इसे प्रधानता दी जाएगी, इसे सबसे पहले लिखा जाएगा। तो चलिए क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई। फिर सब्जेक्ट नहीं लाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो व्हाई इज ही। अब देखिए चूंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है इसलिए नोट लगाना होगा। नोट सब्जेक्ट के बाद लगाइए या हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाइए, या तो आप इजंट ही कीजिए, तो इजंट ही करके बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाई इजंट ही। या अगर आप नोट अलग लगाना चाहते हैं तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, जैसे कि मैं यहाँ लगाया हूँ। तो व्हाई इज ही नॉट, फिर आप कर दीजिए गोइंग हो। दूसरा तरीका से भी मैं बना के बता देता हूँ, व्हाई का व्हाई आप कर देंगे। अब आप इजंट कर दीजिए, देखिए इजंट हो गया, उसके बाद ये ही, फिर गोइंग, घर है तो हो क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से यदि आप चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी आसानी होगी बहुत सारे सेंटेंसेस को निगेटिव बनाने में और इंटरोगेटिव बनाने में। थैंक यू।